अगर ऐसे इसमें वकील को अगर आप आरोपी बनाएंगे तो वकील को वकीली का पेशा ही बंद करना पड़ेगा। धरने मोर्चे का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं है। जामीन जो कोर्ट जो मंजूर करता है, कोर्ट उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है वो मैटर में वो देख के कोर्ट जामीन मंजूर नामंजूर करता है। टी मालूमात दे के ये दाखला मिलाया गया है तो वो उनको वो जन्म दाखला रद्द करने के अधिकार है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना है, MPA शोभाताई बच्छाओ इन्होंने पूरे ऑफिसरान की एक मीटिंग बुलाई थी जिसपे अन्याय हो रहा है, उसलिए हम बम्बई गए थे। हम कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं गए थे। अल्ताफ अहमद जिस दिन उसको अटक हुई उस दिन वो कोर्ट के हॉल में बैठा हुआ था। उसको बाहर बुला के डायरेक्ट कोर्ट के प्रीमाइसेस में से उसको अटक करके उसको लेके गया गया है। ये बिल्कुल इलीगल बात है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अभी तो सिर्फ एक ही आरोपी की जमानत हुई है, वो सिर्फ अल्ताफ अहमद जो वकील साहब है, हमारे जूनियर वकील साहब, उनकी जमानत हुई है। बाकी मेरे मालूमात के हिसाब से 2 या 3 लेडीज़ की जमानत जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल किया था उनकी बेल खारिज, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। और खालिद यूसुफ साहब वकील साहब उनका भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया है। सिर्फ अल्ताफ अहमद का ही पहला बेल मंजूर हुआ है। अच्छा, तो जिन जिन लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है क्या उनकी पैरवी भी आप ही? नहीं, मैंने नहीं की थी उनकी पैरवी। उनकी जो डिफेंस कमेटी के जो वकला थे उन्होंने उनकी पैरवी की थी और जो खालिद यूसुफ साहब है उनकी पैरवी हमारे जो सीनियर वकील साहब है खान साहब आजिम खान साहब ने की थी। मैंने सिर्फ पैरवी इसकी की, अल्ताफ की। अच्छा, अब तक की कार्रवाई में कितने वकील, कितने अधिकारी या कितने आम लोगों पर अब तक जो है वो केसेस हुए, अगर नंबर्स की हम बात? अभी तो देखिए 2 वकील लोग हैं इसमें, 2 वकील लोगों को आरोपी किया गया है। 2 पत्रकार है और उसमें नायब तहसीलदार है और कारपोरेशन के भी कोई एम्प्लॉई है। ऐसे टोटल मेरे ख्याल से 14 लोग इसमें आरोपी हुए हैं। अच्छा, पत्रकार जो तो आप बता रहे हैं, हाँ, उनका किस तरह का involvement? उनका कहना ऐसा कहना है कि उन्होंने नोटिस उसमें शाये की पेपर में और कोई झूठे सिक्के, बनावट सिक्के मार के दे दिया, ऐसा उन पे आरोप है पत्रकार लोगों पे। यानी कहने का मतलब कि ये कुछ इस ताल्लुक से मिस इन्फॉर्मेशन जो है उनके पेपर से जो है लोगों में गई है। हाँ, ऐसा उन पे आरोप रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना है कि 3 दिन पहले रेस्ट हाउस में जो अपने दुलिया मतदार संघ के MPA शोभाताई बच्छाओ इन्होंने पूरे ऑफिसरान की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर थे, प्रांत ऑफिसर थे और म्यूनसिपल कमिश्नर थे, तहसीलदार थे और मुफ्ती साहब मालेगांव शहर के आमदार, ये सब थे। उसमें मुझे भी दावत दी गई थी। मैं और खान साहब और हमारे किशोर रिबॉन ये हम सब वो मीटिंग में गए थे। उस टाइम हमने एक बात और उनको बताई कि अभी जो बच्चों की पैदाइश हो रही है उनके भी जन्म दाखले देने से भी उसको स्टे लग गया है। तो अभी जो बच्चों को स्कूल में डालना है तो स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तो जन्म दाखले की बहुत ज़रूरी, क्योंकि जन्म दाखले के बिना स्कूल में कोई एडमिशन मिलती नहीं। तो ये बात भी हमने रखी खासदार साहब के सामने, आमदार साहब के सामने। तो उस टाइम उन्होंने बताया, तो जो कलेक्टर यहाँ के जो एडिशनल कलेक्टर है केकाने साहब, देवदत्त केकाने, उन्होंने बताया कि ये जो स्टे ऑर्डर आया है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये हमने कोई स्टे नहीं किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि भाई 1 साल तक का जो रहेगा बच्चा उसका जन्म दाखला आप इशू कर सकते हैं। तो हमने बोले भाई 1 साल का जन्म का बाद, लेकिन बच्चा समझो 4 साल का है, 5 साल का, 6 साल के बाद भी एडमिशन लेते तो उसके लिए क्या है? अगर जब तक उसको जन्म दाखला नहीं रहेगा उसकी एडमिशन नहीं उसकी होंगी। तो फिर शोभाताई बच्चा मैडम ने भी बताया कि कलेक्टर को कि आप इसके बारे में कोई जल्दी डिसीजन लो। तो फिर देवदत्त केकाने ने उनको ये क्या बोला कि भाई मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ये बात मैं जो ऊपर के शासन है उनको बताता हूँ कि ये जो स्टे है इसको रिलैक्स करो, नहीं तो बच्चों की यहाँ पे एडमिशन मिलना बच्चों को। वो बोले कि ये ऐसी है, ये स्टे खाली मालेगांव शहर के लिए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में ये ऑर्डर पा हुई है। लेकिन हमने बताया कि भाई ये ठीक है, ये पूरे महाराष्ट्र है, लेकिन जब बच्चों को एडमिशन लेना है, 1 साल का बच्चा तो कोई एडमिशन देता नहीं, कोई बच्चा 3 साल, 4 साल, 5-6 साल या 6 साल का होता है जब भी एडमिशन मिलती है। और अगर पहले स्कूल में गए बार और लेने एडमिशन लेने के बाद बोलते हैं कि जन्म का दाखला बताओ,
तो जन्म का दाखला अगर नहीं रहेगा तो एडमिशन कैसी मिलेगी? वो बच्चे का यानी 1 साल 2 साल उसके ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने देवदत्त खेकान साहब ने बोला कि मैं इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को ये सब लिखता हूँ और उनसे आदेश कुछ जो भी उनका जो भी आदेश आएंगे प्राप्त करता हूँ। देखिए, धरना मोर्चे से कोई भी जामीन मंजूर होता नहीं है। धरने मोर्चे का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं है। जो भी जामीन जो कोर्ट जो मंजूर करता है, कोर्ट उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है वो मैटर में वो देख के कोर्ट जामीन मंजूर नामंजूर करता है। हमने जो दलील की उसमें वकील कैसा, इसमें प्राइमा फेसी वकील के खिलाफ कैसा एविडेंस नहीं है ये कोर्ट को हमने बताया और ये सब बातें, और उसके बारे में हमने वकील को जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो मालूमात देता है, उस बेस पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट को बताए और ये कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट, हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए अल्ताफ वकील का जामीन मंजूर किया है। देखिए, ये आपको मालूमात दे रहे हैं कि जो अल्ताफ अहमद जो हमारे वकील साहब है, जूनियर वकील है, मालेगांव बाहर में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने जज की एग्ज़ाम भी दी थी और कुछ वजह से उनका सिलेक्शन रहना बाकी रह गया। वो वकील को 12 फरवरी 2025 को उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करे बाद में उनको 13 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। 1 दिन के कोर्ट ने उनको PCR दिया था। उसके बाद में फिर वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में आए। उसके बाद हमने उनका जामीन अर्जी कोर्ट में दाखिल किया और फिर डोलारे मैडम इनके सामने हमारी और सरकारी वकील की दोनों की बहस हुई। उस टाइम कोर्ट को हमने ये बताया कि वकील के पास जो मैटर आया था जामीन का, ये जामीन बर्थ का, बच्चे के दाखिले, जन्म दाखिले का, तो पक्षकार ने जो मालूमात उनको दी थी वो मुताबिक उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट का एक अर्जी ड्राफ्ट करके खाली दे दिया था। इसके अलावा उनका रोल कहीं भी नहीं आता है और जो भी रोल रहता है फिर वो कागज़ सही है गलत है ये सब वेरीफाई करने का काम ये तो तहसीलदार का रहता है। तहसीलदार को वेरीफाई करना है कि कागज़ सही है गलत है। अल्ताफ अहमद पे जो आरोप रखा था कि बच्चों का जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसकी ये बात अल्ताफ को मालूम थी। उसके बाद में उन्होंने मालेगांव में जन्म दाखिला मिलने के लिए अर्जी दाखिल किया और ये जन्म दाखिला मिला है। हमने कोर्ट को बताया कि बच्चे की पैदाश MP में हुई, बिहार में हुई, राजस्थान में हुई, ये वकील को मालूमात होने की कोई सवाल ही आता नहीं। जो पक्षकार हमको मालूमात देता है वो मालूमात के हिसाब से हम लोग अर्जी तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अब वो सच है, झूठ है, गलत है, इसकी शहनिशा करने का वो जो ऑफिसर है उनको रहती है। इसके लिए वकील कोई दोषी रहता नहीं है। अगर ऐसे इसमें वकील को अगर आप आरोपी बनाएंगे तो वकील को वकीली का पेशा ही बंद करना पड़ेगा। ये सब कोर्ट को बताए और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट बताए कि वकील ने कोई सब जो गलत एडवाइस दिया है और वो गलत एडवाइस की वजह से कुछ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। तो ऐसे बेस पे भी, क्योंकि वकील ये नहीं बोलता क्लाइंट को, ऐसी कोई गारंटी देता नहीं कि एक केस में 100% जीतने ही वाला हो। जैसा डॉक्टर भी कई पेशेंट को ये गारंटी देता नहीं कि तेरा तू 100% रिकवरी हो जाएगा, वैसा वकील भी 100% कोई गारंटी देता नहीं। वकील को जो क्लाइंट मालूमात देता है उस बुनियाद पे वकील ड्राफ्टिंग करता है, इसलिए वकील इसमें आरोपी हो नहीं सकता है। अगर वो और हमने दूसरे कोर्ट को ये भी एक बात बताई कि जन्म और मृत्यु का एक सेपरेट एक्ट है। अगर किसी इंसान ने, कोई पेरेंट ने कोई गलत मालूमात दी होगी और जन्म दाखिला मिलाया होगा तो वो उसको वो स्पेशल एक्ट है। वो स्पेशल एक्ट में तरतूद है कि अगर कोई झूठी मालूमात दे के जन्म का दाखिला किसी ने मिलाया होगा और कोई अधिकारी को जब मालूम पड़ता है कि झूठी मालूमात दे के ये दाखिला मिलाया गया है तो वो उनको वो जन्म दाखिला रद्द करने के अधिकार है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हो जो आदमी ने मालूमात गलत दिया है। तो वो एक्ट के स्पेशल एक्ट के तरतूदी के एक्ट के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई नहीं करते हुए डायरेक्ट 420, 467, 468, 471, 120B ऐसे बड़े बड़े कलम लगा दिए। अब समझो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और वो इंसान ने मालेगांव में जन्म का दाखिला मिला है तो उनको वो एक्ट के मुताबिक वो जन्म दाखिला कैंसिल करा लेना चाहिए था और जो आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लग सकता था। बार काउंसिल एडवोकेट की भी नुमाइंदगी कर रहा है और शहर में जो लोग इससे मुतासिर हैं उनकी भी कर रहे हैं। आज की करंट पोजीशन इसकी क्या है और ये केस अभी किस नौयत पर है, क्या है? अभी तो देखो तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है और अभी मेरे ख्याल से 6 महीने का उनको SIT को टाइम दिया है इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद में 6 महीने के बाद वो उनका अहवाल, उनका रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हैं।
मालेगांव शहर में आप लोग फी सबीलिल्लाह से इसको केस को लड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर सियासत राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसमें एंटर हुए हैं तो अब जमानतें मिलना शुरू हो गई है, कुछ लोग क्रेडिट लेना शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको सबसे पहले बताता कि ये ऑर्डर 21/2/2025 को 11:30 बजे ऑर्डर हुआ, और जो धरना वगैरह मेरे को मालूमात जो मिली वो धरना 3 बजे हुआ था। 3 बजे के बाद तो धरने बिरने का मैंने पहले आपको बताया, धरने मोर्चे का कोई भी इफेक्ट या कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोर्ट पे चलता नहीं। कोर्ट उसको मतलब बिल्कुल तवज्जो देता नहीं। कोर्ट कानूनी सब चीज़ें देखता है। कानून के दायरे में ये जामीन होना, इसका जामीन कर सकते या नहीं कर सकते, धरने का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं। उलट उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी भी कोर्ट पे कोई प्रेशर लाया तो। ये जो भी बेल हुआ है ये मेरिट पे हुआ है, कानून की सब तरतूद कोर्ट ने देखा है। ये इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं अल्ताफ वकील के, ये सब देख के, और हमने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट बताए वो देख के कोर्ट ने अल्ताफ को जामीन मंजूर किया है। अच्छा, एडवोकेट अल्ताफ साहब की जो है वो बेल हो गई है। एक और वकील है खालिद यूसुफ साहब, उनके ऊपर भी जो है कानून की तलवार लटकी हुई है। किस तरीके से आप उनको इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, और कितनी राय हमवार हुई अभी एक कामयाबी के बाद? खालिद यूसुफ जो मेरे मालूमात से उनके भी खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है, और खालिद यूसुफ साहब का भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आज़िम खान वकील साहब हमारे उन्होंने दाखिल किया था सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया है। और मुझे जो मालूमात मिली है, मेरे दोस्त ही खान साहब, उन्होंने बताया आज़िम खान साहब ने कि भाई हम वो हाई कोर्ट में उसके लिए जस्टिस मिलने के लिए, उसको न्याय मिलने के लिए वो हाई कोर्ट में अटक पर जामीन दाखिल करने वाले हैं। सर, मुंबई आप गए थे? हाँ, सीएम से भी मुलाकात होने वाली थी, शायद कुछ जानकारी हमें मिली थी, तो किस बात पर जारी चर्चा हुई है वहाँ पर? देखिए, हम लोग हमारे पूरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे किशोर भाई जो बैठे हमारे बार के सेक्रेटरी है, और चंद्रशेखर शेवाड़े और मलिक वकील साहब और फैज़ वासिफ, ये हम लोग सब गए थे। उस टाइम हमारी सीएम के पास हम गए थे मंत्रालय में भी, लेकिन मंत्रालय में सीएम साहब दिल्ली गए थे, इससे हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमने जो हमारा निवेदन था वो उनके ऑफिस में हमने दे दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जो पुलिस लोगों का जो सिटीजन नागरिक लोगों को जो अत्याचार होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और वो ट्रिब्यूनल के जो हेड है वो एक्स हाईकोर्ट यानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज डावरे साहब है, और उसमें एक आईपीएस ऑफिसर रहता, एक आईएएस ऑफिसर रहता, ऐसे 3 लोगों की वो कमेटी रहती। उनसे भी हमने मुलाकात की और उनको हमने सब बातें बताई कि वकीलों पे कैसा अत्याचार हुआ। अल्ताफ अहमद जिस दिन उसको अटक हुई उस दिन वो कोर्ट के हॉल में बैठा हुआ था, उसको बाहर बुला के और कोर्ट किसी की परमिशन नहीं लेते हुए डायरेक्ट कोर्ट के प्रीमाइसेस में से उसको अटक करके उसको लेके गया है। ये बिल्कुल इलीगल बात है। ये सब बातें हमने बताई है, हमारा निवेदन भी डावरे साहब को हमने दिया है। डावरे साहब बोले कि ठीक है, मैं सब ये देखता हूँ, इसमें जो भी मेरे से जो कानूनी एक्शन लेते आएंगी वो मैं लूँगा।